start the third common lifestyle disease, that is asthma. Asthma is a disease of lungs in which the airways become blocked or narrowed, causing difficulty in breathing. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों की बीमारी है, जिसके अंदर जो हमारे एयरवेज होते हैं, जो जिनसे हवा निकल जाती है फेफड़ों में या आती है फेफड़ों में, वो ब्लॉक हो जाते हैं या वो संकरे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो पतले हो जाते हैं, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिससे सांस लेने में हमें क्या होने लगती है, डिफिकल्टी महसूस होने लगती है। अस्थमा दी एयरवेज आल्सो स्वेल अप। कई बार अस्थमा में क्या होता है कि जो एयरवेज होते हैं, ट्रैकिया और ये हमारा जो श्वास नली होती है और ब्रोंचियल्स तक जो ले जाने वाले एयरवेज हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्वेल अप हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, और इनके अंदर क्या हो जाता है, पस प्रोड्यूस होने लगता है, म्यूकस क्रिएट होने लगता है, पस भर जाता है। इट यूजुअली ट्रिगर्स कफिंग, इससे क्या होता है, खांसी होती है, वीजिंग, सांस में सरसराहट होने लगती है और विस्मिंग, सीटी सी बजने लगती है सांस में, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस जो है वो कैसे हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। दी कफिंग यूजुअली ऑकर्स एट नाइट, अक्सर रात में खांसी उठती है, और अर्ली इन द मॉर्निंग या सुबह जल्दी, सुबह के समय खांसी उठती है। किसी को भी रात में खांसता है या सुबह सुबह अगर खांसी उठ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके एयरवेज जो है वो ब्लॉक तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनके वो नैरो होने लगे हैं, उनमें स्वेलिंग भी हो सकती है, म्यूकस भी प्रोड्यूस हो सकता है। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस इन द पैसेज फर्दर नैरोज द एयरवेज, अगर एयरवेज के अंदर म्यूकस आ जाता है तो वो क्या क्रिएट करने लगता है, हिंड्रेंस, एक बाधा क्रिएट करने लगता है सांस को, सांस के आने जाने में, जिससे क्या होता है, खांसी होती है, और वो म्यूकस कैसा हो जाता है, स्टिकी और थिक हो जाता है, चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है, बलगम जिसको बुलाते हैं। For some people it can be a minor nuisance, कुछ लोगों के लिए तो ये छोटी-मोटी समस्या हो सकती है, whereas for others it can be a major problem, जबकि कईयों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, that can hinder their daily activity, जिससे इनकी जो डेली एक्टिविटी है, जो रोजमर्रा का काम है, वो बाधित होने लगता है, and usually leads to a life threatening asthma attack, और सामान्यतः ये जीवन को थ्रेटन करने वाला, जीवन पर खतरे की चेतावनी देने वाला अस्थमा अटैक के रूप में ये सामने आ जाता है। अस्थमा इज सच अ डिजीज, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड और ट्रीटेड, जिसको कि क्योर नहीं किया जा सकता, ट्रीट नहीं किया जा सकता, बट इट्स सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल, लेकिन इसके जो सिम्टम है इसको कंट्रोल किया जा सकता है काफी हद तक। अस्थमा कैन बी एलर्जिक, अस्थमा एलर्जिक भी हो जाता है, कई बार किसी को महक से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, सो ये एलर्जिक भी होता है, कई बार नॉन एलर्जिक भी होता है, बिना एलर्जी के ही अस्थमा है। कंटिन्यूअस के एयर सैक्स जो है वो इस तरह से मतलब श्रिंक हो चुके हैं या इस तरह से नैरो हो चुके हैं कि उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, खींचकर सांस आती है। सो अस्थमा कैन बी एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। अस्थमा मे बी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है कि पिताजी को था तो बेटे को हो गया, या दादाजी को था तो पिताजी को हुआ, पिताजी से बेटे, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। देयर आर सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जीज लाइक इरिटेंट्स इन द एयर इंक्लूडिंग स्मोक फ्रॉम सिगरेट्स। अब कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जिनसे किसी को एलर्जी हो और वो इरिटेंट का काम करते हैं, जिससे एयर सैक्स के अंदर मतलब एयर सैक्स अपने आप ही नैरो हो जाते हैं। जैसे सिगरेट के धुएं की स्मेल कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, सिगरेट बीड़ी के धुएं की स्मेल, वुड फायर्स जो लकड़ी के जलने की स्मेल है कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स कुछ ऐसी तेज गंध है, एकदम तीखी गंध ऐसी होती है जो बर्दाश्त नहीं होती, कुछ स्प्रे ऐसे हैं जिसकी महक बर्दाश्त नहीं होती, परफ्यूम है कुछ ऐसे, सेंटेड सोप है ऐसी सुगंधित साबुनें हैं जिनसे कुछ लोगों को अस्थमा वालों को दिक्कत हो जाती है, वगैरह वगैरह। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कोल्ड फ्लू, श्वसन संबंधी इन्फेक्शन भी कुछ ऐसे हैं जैसे कि किसी को सर्दी हो गई है, किसी को फ्लू हो गया है, जुकाम, सोर थ्रोट, गला सूख गया है, या साइनस इन्फेक्शन किसी को हो गया है। एक्सरसाइजिंग इन कोल्ड एयर, वो ठंडी हवा में एक्सरसाइज करने की वजह से, एंड सम मेडिकेशन सच एज बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से अस्थमा की समस्या हो जाती है।
अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन्स आर प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। हम इसको अस्थमा को क्योर कर सकते हैं यदि आगे बताए जाने वाले जो आसन है उनको रेगुलरली क्या किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। पहला है सुखासन। प्रोसीजर क्या है इसका सुखासन का? सुखासन में का मतलब क्या है? सुख में बैठना, आराम से बैठना, ठीक है। सिट डाउन विद द लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, सामने पालथी मार करके बैठ जाइए। आफ्टर दैट बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट थाई। पैर आपके जो हैं वो आपकी थाइस के नीचे होने चाहिए। प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज, अपने हाथ घुटनों पर टिकाइए। चिन शुड बी इन, थोड़ी ऊपर उठी हुई नहीं होनी चाहिए, अंदर दबी हुई होनी चाहिए, सीधी एकदम। कीप द हेड नेक एंड बैक स्ट्रेट, अपने सिर गर्दन और पीठ को सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ये है सुखासन। अब इसके फायदे क्या क्या है? इट फैसिलिटेट्स मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। ये हमारा जो मानसिक और फिजिकल बैलेंस है, मैंने एक दिन आपको समझाया था कि शरीर का एक संतुलन होता है और ये संतुलन शरीर हमारे ब्रेन का और मसल्स का संतुलन है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ये। अगर ये कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो हमारे बॉडी का संतुलन बना रहता है, ठीक से खड़े रहेंगे, एक टांग पे भी खड़े हो जाएंगे। यदि ये कोऑर्डिनेशन पुअर है तो हम दो टांग पे भी ठीक से संभल कर खड़े नहीं हो पाएंगे, चलेंगे तो गिर जाएंगे, चलते चलते गिर जाएंगे, इस तरह का है। सो इट स्ट्रेचेस एंड लेंथन्स स्पाइन, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसको स्ट्रेच देता है, जिससे मसाज मिलती है, जिससे रिलैक्स महसूस करती है हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो स्पाइन है। और ये लेंथन भी करता है, उसकी लंबाई को भी बढ़ाता है, मतलब खींचता भी है उसकी। इट काम्स योर माइंड, ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है। इट इनहेंसेस योर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ये व्याकुलता को कम करता है, तनाव को कम करता है, मानसिक थकान को दूर करता है और हमारे बॉडी पोस्चर को भी सुधारता है। इट प्रोवाइड्स जेंटल मसाज टू नीज, ये हमारे घुटनों को हल्की फुल्की मसाज देता है, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इनको स्ट्रेच मिल रहा है। जिस भी चीज को स्ट्रेच मिल रहा है दैट मींस वो एक्टिव हो रही है, उसको हल्की फुल्की मसाज मिल रही है। हमारी काफ मसल्स को और थाइस को भी मसाज देता है, हमारी पिंडलियों को और हमारी जांघों को हल्की मसाज देता है। इट स्प्रेड्स अ सेंस ऑफ कामनेस, ये शांति की एक सेंस, शांति, एक शांत वातावरण क्रिएट करता है हमारी बॉडी के, हमारे मन के अंदर, थ्रू आउट अवर बॉडी एंड माइंड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है कुछ इसकी। इफ योर नीज एंड हिप्स आर इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड यू शुड अवॉइड दिस आसन। यदि घुटनों में या हिप्स में, कहीं जोड़ों में दर्द है तो कहीं ना कहीं या कहीं घुटने मोड़ने पर टांगों में खिंचाव की वजह से जलन महसूस होती है, तो ये अवॉइड करना चाहिए आपको आसन। If you have a slip disc problem है, you should take proper care while performing this आसन। तो आपको बहुत प्रॉपर केयर रखनी चाहिए जब आप इस आसन को परफॉर्म कर रहे हैं। चक्रासन, चक्रासन आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं चक्र बना, ठीक है। In this आसन the figure of the body becomes like a चक्र, therefore this आसन is called चक्रासन। इसलिए इस आसन को क्या बुलाते हैं, चक्रासन बुलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाई डाउन ऑन योर बैक, पहले पीठ के बल लेट जाइए। फिक्स योर हैंड्स फर्मली ऑन द ग्राउंड, अपने हाथों को फर्मली पीछे ग्राउंड पर फर्मली जमा दीजिए। देन रेज द मिडिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी अपवर्ड, तब अपनी बॉडी का जो मिडिल पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ उठाइए। रेज इट एज हाई एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना संभव इसको ऊपर उठाइए, सो दैट योर बॉडी इज इन सेमी सर्कल पोजीशन, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक सेमी सर्कल अर्ध चक्र बन जाए, ठीक है। Then keep your head downwards, अपना सिर नीचे की तरफ रखिए, between your hands, अपने हाथों के बीच में। In the beginning, शुरू में keep the position for 1 minute, इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए 1 मिनट के लिए, तब इसको कुछ दिनों बाद धीरे धीरे 3 से 5 मिनट तक इसको ले जाइए, बढ़ाते बढ़ाते। इसके बेनिफिट क्या है, बैक पेन को क्योर करता है, ठीक करता है। किडनी के अंदर कोई पेन हो तो उसको क्योर करता है। ओबेसिटी को रिमूव करने में मदद करता है, हर्निया की समस्या को रोकता है और पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी और थायराइड ग्लैंड जो है वो सही तरीके से हार्मोन सेक्रेट करे। इट क्योर्स इनफर्टिलिटी, महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है कि मतलब वो शिशु को जन्म नहीं दे सकती, उसको दूर करता है। अस्थमा की समस्या को दूर करता है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को भी दूर करता है, हड्डियों के रोग को भी दूर करता है। इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड रिड्यूस डिप्रेशन,
ये डिप्रेशन को कम करता है, स्ट्रेस में आराम देता है। सेमी सर्कुलर पोजीशन मेक्स द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेच मेकिंग द चेस्ट टू एक्सपैंड। ये हमारे शरीर का जो पृष्ठ भाग होता है उसको स्ट्रेच देती है, जिससे पृष्ठ भाग जो है वो हमारा बढ़ता है। चेस्ट, इससे चेस्ट को खुलने में मदद मिलती है। दस मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल, इससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है इसकी, सफर फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिसे हेडेक हो रहा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, उसे इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंपिंजमेंट। अगर शोल्डर में इंपिंजमेंट हो रहा है, मतलब खिंचाव, नसों में खिंचाव के कारण जलन महसूस होती है, तो इरिटेशन महसूस होती है, तो आप इस आसन को परफॉर्म ना करें। डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इफ यू हैव टेंडनाइटिस इन द रिस्ट। रिस्ट के अंदर यदि टेंडनाइटिस है, टेंडनाइटिस का क्या होता है, टेंडन्स जो हमारी हड्डी को हड्डी से जोड़ रहे हैं, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली मसल के अंदर अगर रप्चर हो गई है, मसल में खिंचाव है, कलाई में मोच है, तब इस आसन को ना करें, क्योंकि सारा वेट किस पे जाना है, हाथों पे नहीं जाना, हाथों पर और पैरों पर। Individuals who suffer from serious spinal column ailments such as cervical and lumbar spondylitis should avoid this आसन। जिसको सर्वाइकल या लंबर रीजन होता है हमारा, ठीक है, नीचे का बीच का जो हिस्सा होता है, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है तो रीढ़ की हड्डी के बीच का हिस्सा लंबर रीजन होता है, सर्वाइकल ऊपर का हिस्सा होता है, थोरैकिक रीजन के पास में, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉलम की अगर किसी को बीमारी है तो वो इस आसन को ना करे। गोमुख आसन, गोमुख आसन मतलब ऐसा आसन जो गाय के मुख जैसा हो। इसमें जो घुटनों की पोजीशन है वो ऐसे बन जाती है जैसे मेरे हाथों की पोजीशन है, दोनों को एक के ऊपर एक। तो गाय का मुख कैसा होता है, आगे से बिल्कुल नोक और पीछे से ब्रॉड, ऐसा होता है ना गाय का सिर जो है, तो वो गोमुख आसन बन जाता है घुटनों की पोजीशन। और हाथों की जो है पीछे इस तरह से, पैर मतलब ऐसे करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो गोमुख आसन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इसके बेनिफिट पढ़ लीजिएगा। मेक्स द लेग मसल्स स्ट्रांग एंड इलास्टिक, हेल्प कीपिंग द शोल्डर जॉइंट्स हेल्दी, फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग, इंप्रूव करता है लंग्स के फंक्शन को, सियाटिका के ट्रीटमेंट में मदद करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ठीक से काम करे, एंजाइटी को, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, स्ट्रांग फिट रखता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है, शोल्डर नहीं है, बैक पेन जिसको हो, जिस जो इस पेन से सफर कर रहा है वो ना करे। इस आसन को अवॉइड करें, जैसे नी इंजरी हो, घुटने की चोट लगी हो, क्रोनिक नी और हिप इंजरी हो, जिसको इन्फ्लेमेशन भी होती हो, तो वो इस आसन को ना करें। पर्वत आसन, पर्वत आसन की मुद्रा देख लीजिए। पर्वत कैसा होता है, नीचे से ब्रॉड, ऊपर चोटी बन जाती है। तो ये पोस्टर हमें अटेन करना है। सिटिंग पद्मासन और लोटस पोज, इसे लोटस पोज भी कहा जाता है। सॉरी, लोटस पोज होता है पैरों की मुद्रा। कमल की पत्तियां कैसे होती है, खुली हुई ऊपर की तरफ। तो जब हम पालकी इस तरह से लगाते हैं जैसे में लगाई हुई है, तो वो कहलाती है लोटस पोज। लोटस पोज में बैठ जाइए, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और साइड में अपनी आर्म को स्ट्रेच कीजिए एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली, और उनको धीरे-धीरे अपने सिर के ऊपर लेकर के आइए। आफ्टर दैट लेट योर पाम्स टच ईच अदर, अपनी हथेलियों को एक दूसरे को टच कर दीजिए। देन स्ट्रेच योर हैंड्स वेल विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज, तब अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए बिना खूब ऊपर तक मतलब खींचना है, बेंड नहीं होनी चाहिए, एल्बो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेच करना है सीधा ऊपर की तरफ। कीप योर स्पाइन इरेक्ट, अपनी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखिए, इससे हाइट एनहांस होती है, बैक और वेस्ट में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होता है, इससे हमारे एब्डोमिनल रीजन के जो ऑर्गन है वो ठीक से काम करने लगते हैं, एब्डोमिनल मसल अच्छी हो जाती है। एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है अस्थमा के केस में, बैक पेन को घटाता है, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को ठीक करता है, शोल्डर और बैक की टेंशन में रिलीफ देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है इसकी, बैक इंजरी या हिप इंजरी किसी को है तो वो आसन ना करे, शोल्डर इंजरी किसी को है तो वो आसन ना करे। भुजंगासन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट आसन। पश्चिमोत्तानासन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट आसन। नेक्स्ट इज मत्स्यासन। मत्स्यासन का प्रोसीजर देख लीजिए। मत्स्य कहते हैं मछली को, मछली की शेप कैसी होती है, आप देखिए इसका जो फोटो में देखिए, इसका जो फेस है वो मछली के मुंह की तरह है, और बैक साइड जो होती है वो ब्रॉड होती है, उसके जो फिन होते हैं मछली के जिनसे वो तैरती है वो ब्रॉड हो जाते हैं पीछे जाते हैं, ऐसी तो होती है मछली की शेप। देखिए आप आपको चलो समझ लेना, समझ में आ गया होगा मछली की शेप कैसे बदली है इसकी। तो मत्स्यासन है ये। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन
सबसे पहले आपको सिट इन पद्मासन, पद्मासन या लोटस पोज में बैठना। देन लाई डाउन इन सपाइन पोजीशन, तब पीछे की तरफ लेट जाना है। एंड मेक एन आर्च बिहाइंड, और अपनी चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाना है, सिर चेस्ट को ऊपर एक्सपेंड करके रखना है, पद्मासन में बैठे रहना है, जिससे आर्च क्रिएट हो जाएगा आपकी पीठ का। समझ गए? होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स, अपने टोज को फिंगर्स से पकड़ के रखना है, पैर को भी पकड़ सकते हैं आप विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स। स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में थोड़े समय के लिए रहिए। इट इज हेल्पफुल क्योरिंग बैक पेन को क्योर करता है, नी पेन, टॉन्सिलाइटिस को क्योर करता है। टॉन्सिलाइटिस को क्योर कैसे करता है? हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं इनको क्योर कैसे करता है? तो गर्दन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच मिल रहा है, थायराइड ग्लैंड जो है इसको भी स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड भी सही तरीके से काम करने लगती है गले में होती है। इट आल्सो क्योर्स द डिफेक्ट्स ऑफ आईज, हमारी आंखों के अंदर कोई डिफेक्ट होता है उसको भी क्योर करता है। स्किन डिसीज कैन बी क्योर्ड, स्किन डिसीज को भी क्योर करता है इफ वी प्रैक्टिस दिस आसन रेगुलरली, यदि हम इस आसन को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। नेक शोल्डर की टेंशन को रिलीव करता है और डीप ब्रीथिंग इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यदि हम देखिए इस आसन को करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत डीप ब्रीथिंग करते हैं, बहुत सारी सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बहुत बढ़िया काम करने लगता है, क्योंकि हम काफी लंबी और गहरी सांस लेने लगते हैं। इस पोजीशन में सांस जो भी आदमी लेगा वो गहरी और लंबी ही लेगा। और थोड़ा सा हम जानबूझकर भी करते हैं इस काम को, क्योंकि चेस्ट को खुलने के लिए, एक्सपेंड होने के लिए, काफी लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए काफी स्पेस मिल जाता है इस आसन में। इससे गहरी और लंबी सांस बनी जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स जो आ रही होती हैं वो प्रिवेंट हो जाती है और जो हो चुकी होती है धीरे धीरे क्योर होने लगती है। इट इम्प्रूव्स पोस्चर, ये हमारे पोस्चर को भी इंप्रूव करता है। इट इज द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा के लिए ये बेस्ट आसन है। अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर, यदि हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है तो ये आसन नहीं करने, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले को ये आसन करना है। जिनको माइग्रेन की समस्या हो, आधे सिर में दर्द रहता है, इंसोम्निया हो, नींद ना आती हो, उनको इस आसन को परफॉर्म करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आसन ऐसी नींद भगा देगा। ये इंडिविजुअल वो है नेक इंजरी, जिन्हें गले में कोई चोट लगी है, लोअर बैक प्रॉब्लम हो जिनको, उनको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। ये दो आसन आपको पढ़ करके देखने हैं, ठीक है? दोनों चीजें, हाइपरटेंशन और बैक पेन, ये क्या है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके आसन आपको खुद पढ़ करके देखने हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सो आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस आसन्स प्रोसीजर एंड बैक पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे हाइपरटेंशन और बैक पेन क्या होता है ये समझा रहा हूँ, फाइन? और इस फिर ये चैप्टर हम मान लेंगे कि चैप्टर खत्म हो गया। हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, बीपी हाई हो जाना। It has become a worldwide health problem because a great number of people are facing the problem of hypertension throughout the world. ये एक वर्ल्डवाइड हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि संसार के ज्यादातर लोग हाइपरटेंशन की समस्या से ग्रस्त हैं। So it is a fact that blood pressure increases with the advancement of age. हालांकि ये बात भी सच है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है। In yesteryears, hypertension used to be considered a middle-age problem, but nowadays youngsters also suffer from this problem. पिछले वर्षों में, पहले के समय में ये माना जाता था कि ये तो जब बूढ़े होने लगते हैं 45 की उम्र के बाद की समस्या होती है, लेकिन आजकल यंगस्टर्स के अंदर भी ये समस्या देखने में आ रही है कि उनको भी हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनका फॉल्टी लाइफस्टाइल, उनकी जो गलत जीवन शैली है, जिंदगी जीने का जो गलत तौर तरीका है, उस गलत जीवन शैली, गलत खान पान, लेट सो के उठना, लेट सोना, या सोने का कोई फिक्स टाइम ना होना, खाने का कोई फिक्स टाइम ना होना, फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज ना होना, खेलना कूदना बंद कर देना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण ये हाइपरटेंशन होती है। इनफैक्ट द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्योर ब्लड। हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का काम क्या है? प्योर ब्लड सप्लाई करना टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग हिस्सों को, थ्रू आर्टरीज। किसके थ्रू सप्लाई करते हैं? आर्टरीज के थ्रू, जो रक्त की धमनियां होती हैं। When the heart contracts, जब हार्ट सिकुड़ता है, it pushes the blood through blood vessels. तो ये blood vessels के थ्रू क्या करता है? ब्लड को पुश करता है, शरीर के अंदर आगे बढ़ाता है, धकेलता है शरीर के अंदर।
एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस इन आर्टरीज। तो जिसका परिणाम क्या होता है कि हमारी आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर कोई चीज धकेली जा रही है, पुश की जा रही है। दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दो हार्ट बीट होती है, उनके बीच का जो प्रेशर होता है, मतलब एक बार बीट किया हार्ट में, फिर उसके बाद दूसरी बीट जो होगी, इसके बीच का जो प्रेशर होगा वो कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉटम ऑफ द सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉटम ऑफ द सेकंड नंबर। दीस टू नंबर्स ऑफ ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड इन मिलीमीटर Hg। Hg मतलब क्या है? पारे की, ये पारा होता है ना, पारा नहीं समझते? पारा, पारा धातु है, मेटल है ना, Hg। तो उसकी एक यूनिट है, यूनिट मींस मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी को कहते हैं हिंदी में पारा, ठीक है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज ऑफ एन एडल्ट इज कंसीडर्ड 120 to 80 mmHg। तो 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक mmHg ये नॉर्मल एडल्ट का ब्लड प्रेशर है। अ पर्सन हुज ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर बियॉन्ड 140 and 90 mmHg is said to be having hypertension। जिसका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का 90 नीचे का हो तो ये क्या मान लिया जाता है? इसको हाइपरटेंशन का शिकार मान लिया जाता है। हाइपरटेंशन कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन्स आर प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। यदि इन आसन्स को प्रैक्टिस करें तो हाइपरटेंशन को क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है। कौन कौन से आसन है? ताड़ासन है, वज्रासन है और अर्धचक्रासन है। जिसमें चक्रासन पढ़ लिया, अर्धचक्रासन लीजिए, ताड़ासन लीजिए, ठीक है। ताड़ासन तो आपको 11th में बता दिया गया था, वज्रासन भी 11th में बता दिया गया था, पवन मुक्तासन ये आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। और अर्धचक्रासन, ये चक्रासन का आधा, चक्रासन तो पूर्ण चक्रासन हो गया, आधा अर्धचक्रासन। भुजंगासन आपने पढ़ लिया है। शवासन में क्या होता है? शवासन में क्या है कि आपको बस सीधे लेट जाना है स्पाइन पोजीशन में और लेटकर अपने अंगों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। और अब बारी बारी से आपको क्या करना है? सांस पे अपनी ध्यान देना है, सांस की आवाज को सुनना है और बस और कुछ नहीं सोचना। तो ये कहलाता है शवासन। जैसे शव का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी की तरह लेटना, दैट इज शवासन, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स होते हैं हाइपरटेंशन में बहुत ज्यादा। ये मतलब मेडिटेटिव आसन है, ये ऐसा आसन है जिससे ध्यान लगाया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिसीज इज बैक पेन। बैक पेन क्या होता है? आप सभी जानते हैं बैक पेन क्या है? पीठ दर्द, ठीक है। आपके लंबर रीजन में पेन होता है। The pain which is felt in the back usually originates from the bones, joints, muscles, nerves, etc. ये पेन जो होता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? या तो हड्डियों में दर्द है, या जॉइंट्स में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, नर्व्स में दर्द है। किसकी? बैक पेन, पीठ की। इट में भी द सर्वाइकल रीजन मैंने बताया कंधों के पास का जो है वो सर्वाइकल रीजन। कंधों से थोड़ा नीचे चले आइए, लेकिन बीच की पीठ से ऊपर, कंधों से थोड़ा नीचे, बीच की पीठ से ऊपर, ये थोरेटिक रीजन है। और जो या लंबर रीजन कह लीजिए, जो बीच की पीठ है वो है लंबर रीजन। इट में भी स्पॉन्टेनियस और कैन बी क्रॉनिक। ये कभी कभार ऐसा होता है कि साल में एक बार हो गया, वो स्पॉन्टेनियस होता है। एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि लंबे समय से चला आ रहा है, कि ये रहता है, ये पीठ में दर्द। इट कैन बी कांस्टेंट, ये लगातार हो सकता है। अफेक्टिंग वन रीजन, एक रीजन को प्रभावित करने वाला, या ये रेडिएट हो सकता है वन पार्ट टू अदर पार्ट, जैसे आर्म से हिप में, हिप मतलब पैल्विक रीजन में, या लेग्स में, टांगों की तरफ चला जाए। इट में गिव अ फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन, ये ऐसी फीलिंग देता है जैसे जलन सी महसूस हो रही है। समटाइम्स नंबनेस में भी फेल्ट इन द लेग्स और आर्म्स। कई बार ऐसा भी रहता है कि हाथों पैरों में सुन्न पड़ जाना, नंब हो जाना, हाथों पैरों का सुन्न हो जाना, झंझनाहट महसूस, जैसे हाथ मारो या पैर मारो तो पैर हाथ पैर का सो जाना, ठीक है। इनफैक्ट बैक पेन इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री बट इट इज आल्सो प्रिवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है ये। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 9 out of 10 पर्सन्स एक्सपीरियंस बैक पेन। 10 में से 2 लोग जीवन में कभी ना कभी बैक पेन को एक्सपीरियंस करते ही करते हैं।
एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, कम से कम एक बार तो सभी को बैक पेन होता ही होता है। 10 में से 2 लोग, कोई एक होता है बिरला ही जिसको कभी बैक पेन ना हो। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट बैक पेन इज अ कॉमन कंप्लेंट, इसलिए कहा जाता है कि एक कॉमन कंप्लेंट है, प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम द अफेक्टेड पर्सन आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। इसमें अगर कमर दर्द किसी को हो तो इंसान अपना काम स्मूथली या एफिशिएंटली नहीं कर सकता, उसको इरिटेशन होती रहती है और वो अपने काम पे फुल फोकस नहीं कर पाता। Even there are a number of cases when people start absenting themselves from there, यहाँ तक कि लोग ऐसे भी हैं कमर दर्द के कारण छुट्टी कर लेते हैं, छुट्टियां हो जाती हैं, लोग अपने काम को छोड़ बैठते हैं इस चक्कर में। तो इट इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, हालांकि ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। इट मे बी पेनफुल, ये कष्टकारी हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट रेडिएट्स टू आर्म्स ऑल लेग्स, स्पेशली तब ज्यादा पीड़ादायक होता है जब ये कमर से पैरों में, पैरों से टांगों में या हाथों में चला जाता है। बैक पेन में रिजल्ट ऑइंग टू बैड पर्सनल हेल्थ हैबिट। बैक पेन किस वजह से होता है? किसी की हैबिट अच्छी ना हो, पर्सनल हैबिट अच्छी ना हो, ठीक से ना सोता हो, मोबाइल देख रहे हैं तो कमर लगाकर और पड़े हैं बस ऐसे ही सोफे पे, तो वो पर्सनल हैबिट्स अगर किसी की अच्छी ना हो तो उन वजह से हो जाती है। एंड पर्सनल रिस्क फैक्टर्स भी हो, जैसे कि कोई इंसान ओवरवेट का शिकार हो रहा है, सोच ही ना भैया मैं ओवरवेट होता जा रहा हूं, तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा तो कमर में दर्द तो अपने आप ही रहने लगेगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करता हो, एक्सेसिव बहुत ज्यादा स्मोक करता हो, फ्लेक्सिबिलिटी की शरीर में बिल्कुल कमी हो गई हो और बैक पर बेवजह का वजन, मतलब किसी तरह का वजन लाद लेता हो या फिर वजन उठाना पड़ता हो, इस तरह का हो, किसी तरह का स्ट्रेस आ जाए मतलब उसकी लाइफ में। बैक पेन कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसन्स आर परफॉर्म्ड रेगुलरली। यदि ये आसन करे जाए, जैसे ताड़ासन, ताड़ासन आप पढ़ लेना, इजी है, कुछ नहीं है। अर्धमध्यस्थिंद्रासन आपने पढ़ लिया है पहले। वक्र आसन, वक्र आसन में क्या है? वक्र कहते हैं पक्षी होता है, वक्र बुगला, उसके जैसा आसन है। सिट डाउन एंड स्ट्रेच योर लेग्स स्ट्रेट, बैठ जाइए, अपने टांग को सीधा फैलाइए, फोल्ड द राइट लेग, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, कीप द राइट लेग स्लीव टचिंग द लेफ्ट लेग स्लीव। लेफ्ट राइट लेग की जो हील है, एडी है, वो लेफ्ट लेग की नी को टच करनी चाहिए, लेकिन अपोजिट उसकी पोजीशन में। प्लेस योर राइट हैंड बिहाइंड योर बैक, सीधे हाथ को पीछे की तरफ रखिए एंड लेफ्ट आर्म ओवर द राइट, और बाई भुजा जो है वो आपको राइट नी पर, घुटने पर रखनी है। एज फार एज पॉसिबल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग पुश योर राइट नी एज फार एज पॉसिबल, अपनी राइट नी को जितना हो सके उतना पुश कीजिए। मतलब पुश कैसे करेंगे? बगल के नीचे दबाएंगे, आर्म के नीचे दबाएंगे उसको, तो यहाँ पे इस वाले रीजन पे हमें पूरे पीठ के रीजन पे खिंचाव महसूस होगा। ठीक है, समझ रहे हो? जब आप बगल से अपने हाथ को दबाओगे तो पीठ पे खिंचाव होगा। समझ में आ रहा है पिक्चर देख के? होल्ड योर राइट बैक एंड लेफ्ट आर्म ओवर द राइट नी, होल्ड योर राइट एंकल, पुश योर राइट नी एज फार एज पॉसिबल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग। और इस दौरान आपको क्या करना है? एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना है, क्योंकि फेफड़ों पर क्या पड़ रहा है? दबाव, तो पेट भी क्या हुआ है? अंदर दबा हुआ है इस समय। टेक सफिशिएंट सपोर्ट, और लेफ्ट आर्म, बाईं बाजू की आपको सपोर्ट भी दे रखनी है, पीछे जो आपने टिका रखी है। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर विद द लेफ्ट साइड, अब इसी प्रोसीजर को लेफ्ट साइड से रिपीट करना है। इससे स्पाइनल कॉर्ड और हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है दोनों बढ़िया काम करने लगते हैं। हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, किडनियों को मजबूती देता है, जो हमारे लंबे समय से बैक पेन या शोल्डर पेन हो रहा होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। और स्टिफनेस जो आती है वर्टिब्रा के अंदर एक स्टिफनेस आ जाती है, उस हड्डी रीढ़ की हड्डी की स्टिफनेस को भी दूर कर देता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है उसकी, कहने का मतलब ये पेट के फैट को भी घटा देता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाई ब्लड प्रेशर वाला इसे ना करें, जिसको पेप्टिक अल्सर हो वो इस आसन को ना करें, और जिसको सीरियस बैक इंजरी हो वो भी इस आसन को ना करें। शलभासन, शलभासन ये बिल्कुल नौकासन के जैसा है। ठीक है, नौकासन, नौका समझते नाव, ठीक है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म शलभासन लाई डाउन इन प्रोस्ट्रेट पोजीशन, पेट केवल लेट जाइए, स्प्रेड द थाई बैकवर्ड्स, थाई को पीछे की तरफ फैलाइए, होल्ड योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी को पकड़िए एंड एक्सटेंड, होल्ड योर फिस्ट एंड एक्सटेंड आर्म्स, मतलब मुट्ठी बांधिए, इन्होंने तो मेरे हाथ खोले हुए हैं, चलो एक्सटेंड आर्म्स, अपनी बाजुओं को फैलाइए, कीप योर फिस्ट अंडर द थाई। अच्छा, इसमें ये जो है मुट्ठी बंद ही रखनी है, इसमें ध्यान रखना, मुट्ठी बंद रखनी है, फिस्ट अंडर द थाई, और उसको
थाइस के नीचे रखना है, मतलब उनसे सपोर्ट ले सकते हो। अगर मुट्ठी बंद ना हो तो हाथ भी खोल सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं। फॉर बेस्ट रिजल्ट होल्ड दिस पोजीशन फॉर कीप योर फिस्ट अंडर द थाई एंड देन रेज योर लेग्स स्लोली एज हाई एज यू कैन। तब आपको अपने क्या करना है, टांगों को जितना ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट होल्ड दिस पोजीशन फॉर 2 to 3 मिनट एंड देन लोअर योर लेग्स स्लोली। अपने टांगों को पीछे से उठा के फिर जितना हो सके उतनी देर होल्ड करके रखें और फिर नीचे ले आए स्लोली। रिपीट दी सेम एक्शन फॉर 3 to 5 मिनट, 3 से 5 दफा ये आपको एक्शन रिपीट करना है। इससे सियाटिका पेन में आराम मिलेगा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा और हमारे स्पाइन, बटन और आर्म और लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, पोस्चर इंप्रूव करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ठीक से काम करने लगे। स्ट्रेस को रिलीव करता है, बैक पेन, लोअर बैक पेन को हटाता है, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है इसकी। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है? जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो वो इस आसन को ना करें, जिनका हृदय कमजोर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोरोनरी डिसीज होती है कुछ, वो कोरोनरी डिसीज हो जिसको, वो इस आसन को ना करें। तो ये थी हमारी भुजंगासन है। नेक्स्ट ये थे हमारे 6 कॉमन लाइफस्टाइल डिसीजेस। और कल आपको या आज आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके मतलब व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।